नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पीएम ने एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। बीजेपी की नीति सर्वजन का हित करने वाली है। पीएम मोदी ने कई बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं, उनको भी कहा कि हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। आज मुद्दा यही है कि आखिर जब बजरंग पथ पर बीजेपी है तो क्या विपक्ष के लिए चुनौतियां और बड़ी हैं? नफरत से भरे हुए लोग अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। आज के प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने कार्यकर्ताओं में और उत्साह भर दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास में नहीं रही। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और सबसे ज्यादा जो विपक्ष पर निशाना साधा, उससे विपक्ष अब लगातार ये सोच में है कि क्या वाकई अभी और ज्यादा बीजेपी के सामने खड़ा होना बाकी है, क्योंकि चुनौती तो बड़ी है। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता, निमिषा गौड़ बीजेपी नेता, दिनेश सिंह हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले प्रतीक जी आपका ही रुख करते हैं, क्योंकि विपक्ष पर निशाना साध रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने कहा कि जैसे कि हनुमान जी ने राक्षसों का सामना किया था तो उस टाइम वो कठोर हो गए थे। देखिए, मोदी जी सारी बातें करते हैं, आज भी विपक्ष पे निशाना साध लिया। चाहे आप संसद की बात कर लीजिए, संसद में भी अकेले खड़े होकर के बोलते हैं एक अकेला सब पर भारी। तो बात जो कर रहे थे वो अडानी जी की कर रहे थे कि एक अकेला कौन भारी है पूरी सरकार पे, और सारी बातें कर ली, हनुमान जी की बात कर ली, विपक्ष की बात कर ली, लेकिन वो देश की जनता से अडानी के मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? जेपीसी क्यों नहीं बनाते? जेपीसी बनाने के लिए आप क्यों नहीं आगे आ रहे? और हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा थोड़ी हो रहा है। और भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की कलई तो धीरे धीरे मोदी सरकार की खुलती जा रही है और इसीलिए ये किसी भी तरीके के डिस्कशन से संसद में बच रहे हैं। और हमारी मांग है, आज भी तिरंगा यात्रा निकाली है। इतने दिन से विपक्ष एक साथ मांग कर रहा है कि आप जेपीसी बना दीजिए ना, जेपीसी बनाइए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अडानी इनके मुंह से निकलता नहीं है, क्योंकि मोडानी मिलकर के पूरे देश को खाए जा रहा है और ये बताने को तैयार नहीं है। वो 45,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनी के थ्रू हिंदुस्तान में आ रहे हैं वो किसके हैं, वो बताने की बात नहीं कर रहे। वो कभी नेहरू पे चले जाते हैं, कभी गांधी पे चले जाते हैं, कभी हनुमान जी पे चले जाते हैं। अरे हनुमान जी, राम जी, हम पूरे हिंदू समाज के, पूरे हिंदुस्तान के इष्ट देव हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप हनुमान जी के पीछे चुप करके, हिंदू धर्म के पीछे चुप करके आप भ्रष्टाचार करने का काम मत कीजिए। निमिषा जी, क्यों आखिर जेपीसी की मांग जब हो रही है उसको नहीं गठित किया जाता? अडानी मुद्दे पर क्यों नहीं बोला जाता? जय हनुमान, जय श्री राम। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ढेरों आभार आपका कि आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस के साथ भी पुनः जागरण के शंखनाद को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोहराया। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी, आज पूरा भारत जिनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर सम्मान अर्जित कर रहा है, वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और रही बात कांग्रेस की, 2G, IG, 3G, कोयला, सोना आयात, हर घोटाले करने वाली कांग्रेस आज यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करती है। तो आप जाइए, आप FIR करवाइए, आप कोर्ट में जाइए, लेकिन आप खुले दरवाजे पूछ रहे हैं कि बात पूरी जाने दीजिए मेरी।
आप बात जो पे मुद्दा है जाने उस पर दीजिए। भी तो बताइए। अडानी पर बार बार बात करते हैं। राजस्थान में आकर के वो स्वागत के लिए जो कांग्रेस के मुखिया से लेकर के हर कांग्रेस का कार्यकर्ता ने स्वागत किया था और मुख्यमंत्री पुत्र के सामने इस खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका आभार व्यक्त किया था, उसका जवाब कांग्रेस नहीं देगी। प्रतीक जी, कांग्रेस जवाब दीजिए। एक ही बात कहेगी बार बार, कांग्रेस के घोटाले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी थे और आज विपक्ष में है तब भी है। ये ऐसी कांग्रेस निमिषा है जो जी, मात्र देखिए, जो परिवार पे जवाब चलती मांगा था वो तो नहीं है। प्रतीक जी आप बता देखिए दीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ। ये 2G की बात कर रहे थे कि 2G घोटाला हुआ, तो 2G पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या पता है, शायद बोला है, शायद निमिषा जी को नहीं पता। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सबको छोड़ दिया, बोला है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। कोयला घोटाले में एकमात्र व्यक्ति आज तक जेल में गया है, वो इनका पूर्व कोयला मंत्री। कांग्रेस का कोई व्यक्ति जेल में नहीं गया, सिर्फ भाजपा का जो पूर्व मंत्री था वो जेल में गया है। और 9 साल हो गए, 9 साल। नहीं झूठ, फिर झूठ है। देखिए अब देखिए मेरे को बोलने, अब देखिए बीच में बोलने लग गए। 9 साल हो गए, 9 साल से सरकार है, आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? अगर कोई घोटाले हुए हैं इस देश में 2004 से लेकर के आप बोलते हैं 14 तक सरकार चलिए, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? और नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी चल रही है अभी इन्वेस्टिगेशन। 5 महीने पहले अगर पूछताछ के लिए बुलाया था, 5 महीने में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और दूसरे अडानी के मुद्दे पे जोन हो जाते हैं। और ये मोडानी मिलकर के सरकार है, ये बादशाहों की सरकार, ये बादशाहियत करने वाली कांग्रेस की सरकार। देखिए मैं तो सीधे सवाल पूछे, आप बता दीजिए, आपने 9 साल में उस अगर कोई घोटाला हुआ था तो कितनों को जेल भेज दिया? प्रतीक जी, लेकिन आप जो भ्रष्टाचार हुआ उन लोगों को भेजा तो जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भय में है दूसरे लोग। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाले में बोला कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सबको बरी कर दिया। कोयला घोटाले में एकमात्र व्यक्ति जो जेल गया है वो बीजेपी ये का कहती ही नेता है। कि ईडी कांग्रेस का कोई सीबीआई नेता नहीं से गया। डरकर अब एकजुट विपक्ष अरे हो डर रहा कहां है। से, काहे का डर है? मैं तो बता दिया ना आपको, जब 9 साल हो गए, 9 साल के अंदर इन्हीं के लोग जेल में जा रहे हैं। 2G के अंदर कोयला घोटाले में कौन जेल में गया आप देख लीजिएगा। और नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, 5 महीने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, अभी तक प्रिलिमिनरी जांच चल रही है। आप ईडी की अगर बात कर लीजिए तो कितना उसका कन्विक्शन का रेशो है, 1.2%। अरे आप जाइए ना, आप जाएं हेमंत बिस्वा शर्मा के घर जाएं, आप नारायण राणे के घर जाएं, आप उनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन करते नहीं है। और अगर करें तो सबके खिलाफ करें ना। अभी जेपीसी का गठन होगा, राजस्थान की भी जांच हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की भी जांच हो जाएगी। निमिषा जी बोलिए। देखिए, ये कांग्रेस की तथ्यहीन गैर प्रमाणिक बातें करते हैं। भ्रष्टाचार से लद करके 2014 में भारत के गरीब, शोषित, वंचितों ने पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकारा और पुनः स्वीकारा। हम 2 से 303 पर आए हैं और कांग्रेस 2 अंकों तक सिमट गई है। यहाँ पर डिबेट में आप धारा प्रवाह झूठ बोल करके जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। धारा प्रवाह बता दीजिए ना, मोडानी में तो कुछ बोलिए तो सही। बोला मैंने, कहाँ बोला? अडानी का स्वागत, जेपीसी अगर राजस्थान की भी जांच हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की भी जांच हो जाएगी, और आपने जो 20-30 हजार करोड़ रुपए जो बाहर से आ रहे हैं वो भी उसकी भी जांच हो जाएगी। आप जेपीसी का जांच कराइए ना। जेपीसी से बोलने से तो इतना बचते हैं। इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 45 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था बिना डिस्कशन के पास हो गया। तो यही तो लोकतंत्र की हत्या है। पुराना बजट पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड आप दोनों के पास रुक करेंगे एक बार फिर से, लेकिन दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस तरह लगातार बीजेपी बढ़ती जा रही है और आज जो संबोधन प्रधानमंत्री मोदी ने दिया उससे ये तो साफ होता है कि एक बड़े विजन को लेकर अब बीजेपी चल रही है और विपक्ष के सामने तमाम चुनौतियां हैं। जी जी, धन्यवाद आपका। और मैं सारे पहल को देखिए, ऐसा है कि आज हनुमान जयंती के दिन, जैसे कि उन्होंने बताया पीएम मोदी जी ने, कि 10 लाख बूथ पर इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की और उसमें सभी कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की तरह और जनता की सेवा करने के लिए बोला और ये बताया कि हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के सबके सब आगे बढ़े। और देखिए ऐसा कि जो विराट रूप इन्होंने लक्ष्य रखा है 50 साल के बाद का, तो उसमें साफ साफ पता लगता है कि जो से 2 जो सांसद हैं उनसे लेकर के और 303 सांसद तक पहुंचे और 93 राज्यसभा के सांसद और 1421 जो है विधायक तक पहुंचने का जो सिलसिला जो है बहुत लंबा रहा। और उसमें आप और हमने सबने देखा कि बहुत संघर्षशील रहा और हर कोई कार्यकर्ता जो उसने हनुमान जी की तरह जनता की सेवा की, वो सब दिन रही। बाकी मैंने दोनों जो प्रवक्ता थे पार्टीज के, उन दोनों को मैंने सुना, तो देखिए दोनों तरह से कि अडानी और ये सब बातें चली, तो देखिए कि संसद चला
संसद के बीच में फाइनेंस बिल और ये सब भी पास होते रहे। तो अगर ये सीरियस थे, कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग अगर सीरियस थे तो एकजुट होकर कार्य करना चाहिए था इनको। अब जैसे टीएमसी थी, टीएमसी इसमें जेपीसी के लिए सहमत नहीं थी। मैंने डेरेक ओब्रायन इनके जो सांसद, इनको मैंने सुना था एक कार्यक्रम में, इसमें खुद जो सहमत नहीं थे उन्होंने बोला कि जेपीसी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और दूसरा, जहां तक बातचीत जैसे कि सीबीआई और जो बाकी संस्थाएं हैं वो सब के सब जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं और वो ठीक से अपना काम करती हैं, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना मैं समझता नहीं, गलत समझता हूँ। और दूसरा, जो इससे पहले के जितने जो भी केसेस हैं ईडी के और जो सीबीआई के चल रहे हैं, तो मोस्टली इस टाइम जो चर्चित जो केसेस हैं वो सब के सब इससे पहले के यूपीए के समय के ही हैं। मतलब यूपीए गवर्नमेंट जो थी उस टाइम के समय के ही हैं केसेस जितने जो भी हैं। एनडीए के टाइम पर कोई भी ऐसा केस, भाजपा गवर्नमेंट के टाइम पर कोई ऐसा केस जो नया जो है वो सब अभी भी निलंबित नहीं हुए। ठीक है सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हैं, जो कहते हैं, और जिस तरह से हनुमान जी कैन डू एटीट्यूड रखते हैं, उसको लेकर वो भाजपा से कंपैरिजन करते हैं कि हम भी इसी तरह से एटीट्यूड रखते हैं, भाजपा ये एटीट्यूड रखती है, तो क्या ये विपक्ष के लिए चुनौती है? आपके पास दोबारा आऊंगी इस सवाल के साथ में प्रतीक जी, क्योंकि जेपीसी की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष में एकजुटता नहीं दिखाई देती? टीएमसी इस बात के लिए साथ नहीं आती, कभी कोई पार्टी नहीं आती, अरविंद केजरीवाल कहीं पर साथ नजर नहीं आते हैं। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो फिर कैसे आप सरकार को घेरेंगे? ऐसा नहीं है। 18 जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसकी लगातार डिमांड कर रही हैं। आज भी जो तिरंगा यात्रा हुई है उसमें भी 18 अपोजिशन की पार्टीज ने पार्ट लिया है, उसका हिस्सा बने हैं। और हमारी लगातार, मैं कह रहा हूं, अगर कोई साथ आए या नहीं आए, अगर सच को सामने लाने की अगर कोई बात कर रहा है तो उसके अंदर आप एकता की बात क्यों कर रहे हैं? अगर जेपीसी की मांग अगर हम कर रहे हैं तो जेपीसी ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली बार गठित हुई, 1987 से लेकर के और आज तक बहुत बार जेपीसी गठित हुई है। कांग्रेस की सरकारों ने जेपीसी को गठन किया है और उसके बाद में उसकी सच्चाई सामने आती है। लेकिन जेपीसी का गठन इसीलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। आज भी निमिषा जी, क्या जेपीसी का गठन इसलिए नहीं किया जा रहा कि जब पहले भी गठित की गई थी तो सरकारें गिर गई थी? देखिए क्या है कि हताश, निराश, ये कांग्रेस की सरकार एक ऐसी सरकार है जो राजस्थान में भी जितनी हताशा से गुजर रही ना जनता, उसके विपरीत जाकर के मैं आपके सवाल के उत्तर पर आ रही हूँ। देखिए, जेपीसी के गठन का मामला सीधा केंद्र सरकार का है। आप जाइए ना, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में जाते नहीं है। आप प्रतीक जी बोलिए, अब मैं बोलूँ आपको। देखिए, ये हताश निराश हो चुका है। जिनके साथ कांग्रेस का हाथ जाता है वो उनकी जमानत जब्त होती है। ये एकजुटता की बात करते हैं, राजस्थान में तो एकजुट हो नहीं पाए। राजस्थान के अंदर तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जंग में 4 साल, लेकिन जो योजनाएं निमिषा जी आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चुनौतियां हैं। हालांकि राजस्थान की आज बात नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि आप बोल रही हैं तो मैं बता देती हूं। चाहे इंजीनियर रहे, चाहे संविदा कर्मी रहे, सभी हड़ताल पर हैं, सभी हताश हैं, सभी परेशान हैं, क्योंकि राजस्थान की भ्रष्टाचारी सरकार। निमिषा जी जेपीसी की मांग कर रही, जेपीसी की मांग को लेकर जवाब था। जेपीसी और मोडानी के मसले पे एक शब्द नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं विधानसभा के पटल पे खोलते हैं। रही बात, आप बार-बार पुनर्धारण कर रहे हैं, आप बताइए जेपीसी की मांग आप कर रहे हैं, आप जाइए प्लेटफॉर्म पर बोलिए, लेकिन बोलेंगे नहीं ना। जेपीसी की मांग संसद में पूरी होगी ना, वो यहाँ थोड़ी आप बनाएंगे। आप बोले तो सही, आप मुझे बताएं कि जेपीसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बताएं ना। कांग्रेस आप बोलिए, एक शब्द तो बोलिए। झूठ, गैर प्रमाणिक बातें बोलती है, क्योंकि आपको पता है आप फंस रहे हैं उसके अंदर। जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस में देश दुनिया से बधाइयां मिल रही है, और ये कांग्रेस 7 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस आज 2 अंकों तक सिमट गई संसद के अंदर। ठीक है प्रतीक जी, लेकिन भ्रष्टाचारी, ठीक है प्रतीक जी ये कह रहे हैं कि 2 अंकों पे सिमट गए हैं। क्या अभी नेतृत्व की कमी है, या जो कांग्रेस हो या विपक्ष हो उसको और जागरूक होना होगा? जैसे बीजेपी है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से आप जुड़िए, जो कार्यकर्ता है वो अति आत्मविश्वास ना रहे। आज इनके जो स्थापना दिवस है उसी में झूठ सामने आ गया कि कोई ये तो बोलते हैं 43वां है, और इनके जो सीपी जोशी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो डालते हैं 44वां है। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि 43वां है कि 44वां है। दूसरी बात आप परिवारवाद की बात कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से आए हैं? कौन से परिवार से आए जो माफी मांगते थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ इन्होंने जब किया था? कहां से आए वो? आप इनसे पूछिए, कहां से आए अनुराग ठाकुर? कौन से परिवार से?
आप परिवारवाद की बात करते हैं, कहां से आए अनुराग ठाकुर, कहां से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया? आपका परिवारवाद आपकी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि यहाँ से आते हैं। हाँ बताएं, की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। हाँ मैं बताता हूँ, कितने बताऊँ? बाल गंगाधर 2 उद्देश्य बताऊँ? 2 उद्देश्य। 2 उद्देश्य जी। सबसे बड़ा उद्देश्य तो देश को आजाद कराना था। अच्छा, अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, तो आप सरदार पटेल को भी यही बोल रहे हैं। आप महात्मा गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं कांग्रेस अंग्रेजों की सहायता करती थी, तो आप अपना जो पहले का आपका जो मित्र वो था, आप देखिए वो क्या करते थे। आप मुस्लिम लीग के साथ अगर आप वर्तमान से भूतकाल में जाएंगे सर, तो उससे तो कुछ नहीं होगा, चाहे प्रतीक जी और निमिषा जी हो। अभी बात यह है कि अगर बीजेपी ये बात करती है कि बजरंग पथ पर चलना है, तो उसके लिए अगर विपक्ष तैयार है क्या चुनौतियों के लिए? और निमिषा जी, अगर बीजेपी ये कहती है कि बजरंग पथ पर चलना है, तो क्या विजन लेके चल रही है? अगर इतना तेज बोलूंगा ये बोल नहीं पाएंगे। प्रतीक जी बोलिए। जी मैंने बता दिया। सबसे पहला जो उद्देश्य था वो हमने उद्देश्य ले लिया, वो आपका था, वो सबको पता है, किताबों में लिखा हुआ है, कितना भी छुपा लीजिए। एनसीईआरटी की किताबों में भी लिखा हुआ है कि सावरकर क्या कर रहे थे और क्या किस तरीके से क्या कर रहे थे। दूसरी बात जी, आपकी बादशाही मानसिकता के कारण 7 दशक तक भारत ने झेला है। प्रतीक जी, क्या जो चुनौतियां नजर आ रही हैं उसके लिए विपक्ष को और मजबूत नहीं होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अभी जो पहला लक्ष्य है वो ये है कि जो इस देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मोडानी का, मोदी प्लस अडानी, उसके लिए जेपीसी नहीं, वोट क्यों नहीं? आप बताइए, वो 20,000 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं, जो बाहर से आए 45,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी के थ्रू, वो इस हिंदुस्तान की कंपनियों में आ रहे हैं और वो कंपनियां डिफेंस में काम कर रही हैं। तो इस देश की जनता को, इस देश के संप्रभुता को, इस देश की अखंडता को सीधे सीधे खतरा है। आप मुझे बताएं, विजन लेकर चल रही है बीजेपी। वो कोई सा भी विजन, वो तो उनका विजन एक ही है, सिर्फ भ्रष्टाचार, कैसे पैसा आ जाए 2043 तक, कितना पैसा कैसे आ जाए, वो ही है इनका। और आप देखिए कि किस तरीके से आप बात भी करने को तैयार नहीं है। आप जेपीसी में बात तो करने को तैयार नहीं है, आप अडानी के मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है, आप 20,000 करोड़ रुपए पे जवाब देने को तैयार नहीं है, आप शेल कंपनियों में जवाब देने को तैयार नहीं है, आप जो डिफेंस के अंदर जो पैसा आ रहा है उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। तो किसी पे तो जवाब दीजिए, और अगर झूठा है तो मेरे पे केस करिए, मेरे को जेल में डालिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो आप जेल में डालिए ना हमको, हमारे खिलाफ भी डिफेमेशन का केस करिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। लेकिन ये सच्चाई है और जनता के सामने सच्चाई आकर रहेगी। दिनेश जी, क्योंकि मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के गई थी, एक सवाल चुनौतियों को लेकर छोड़ के गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो वो इतना प्रभावशाली कार्यकर्ताओं के लिए होता है। और क्या जो अब 2024 का चुनाव आ रहा हो या विधानसभा चुनाव जो 2023 में आने हैं, उसको लेकर ये तैयारी है और एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए? इसमें कोई संशय नहीं है कि मोदी जी का नाम जो है वो इतना विराट है कि उसके सामने आकर के जब वो वाराणसी में जाके बोलते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो उस वक्त विपक्ष के पास या किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी चुनौती है, उसका तोड़ निकालना बहुत कठिन है। और इस टाइम इतना बड़ा नाम है मोदी की, उसके नाम पे जैसे चुनाव अगर लड़ते हैं मोदी जी के नाम पे, तो उसके बाद में कोई तोड़ नहीं निकलता और विफलता हाथ लगती है। दूसरा क्या देखिएगा, इससे पहले जो भी चीज चली, जैसे कि 2023 की करें और 2024 की करें, तो दोनों आसपास हैं। देखिए, तो दोनों इसमें है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत पक्ष की अति आवश्यकता है। और जैसे हमने पिछली बार देखा कि सिर्फ नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष जो है उसके लिए मतलब विपक्ष का जो नेता इनको बनना था कांग्रेस का, वो भी इनका खतरे में पड़ गया था जैसे तैसे करके बने। तो मेरी सलाह इनको ये कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चली थी उस वक्त भी और इससे पहले भी जो चीजें हैं, तो ये हो गई है। और विपक्षी दल जो भी हैं, तो वो अपने तरीके से अगर एकजुट होकर कार्य करें, या जो कांग्रेस अकेली भी कुछ कार्य करें, तो कुछ मुद्दों पे कार्य करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सिर्फ एक चीजों पे, सिर्फ इवेंट के जैसे कि राहुल गांधी जो है, इनकी गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि वो उस टाइम मानहानि का मुकदमा जो भी था उसको इवेंट की तरह पेश किया गया। उसके बाद पार्लियामेंट में जब चला तो पार्लियामेंट में कोई भी दोनों सदन चलने नहीं दिए, जबकि पक्ष ने चला करके और 3-4 जो बिल थे उनको पास कर लिया था। तो अगर पक्ष में अगर चला करके, संसद चला के अगर बिल पास कर लिए जा सकते हैं, तो ये बिल में मंग के लड़े रह सकते हैं ऐसे। तो मेरा तो ये कहना है कि एकजुट होकर चले, या अकेली अगर कांग्रेस करे, क्योंकि इनको नकार दिया, कुछ जगह तो नकार दिया गया है, टीएमसी ने इनको नकार दिया, एसपी ने इनको नकार दिया, तो वही है जी। प्रतीक जी, जवाब दीजिए। दिनेश जी ने शायद हिमाचल का चुनाव नहीं देखा। हिमाचल का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे और नड्डा जी के नाम पे लड़ा गया था। क्या हुआ वहां पे हालत?
और आपने देखा कि संसद किस तरीके से चली है। आपने विपक्ष को दरकिनार करके, विपक्ष जो मांग कर रही थी उसको दरकिनार करके, जो नारेबाजी चल रही थी उसको दरकिनार करके, बिना किसी भी डिस्कशन के 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पास कर दिए। पहली बार हुआ 75 साल के अंदर। और अगर विपक्ष की बात करेंगे, तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे बीजेपी के, भूल गए क्या वो बात? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों चुनाव हारे थे, दोनों चुनाव हारे थे 1984 का। गैर प्रमाणिक झूठ, सिर्फ झूठ बोलने के होता है क्या, और आगे अलावा आगे देख होता है क्या। अभी 2024 बाकी है और 2023 में भी बहुत सारे चुनाव होने बाकी है। अभी जल्दी किस बात की है? निमिषा जी से जवाब लेंगे, लेकिन पहले आप 2 विजन बता दीजिए 2024 के विपक्ष रखता है। देखिए, 2024 का सबसे बड़ा विजन तो हमारा ये है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त इस देश के अंदर सरकार चलनी चाहिए, और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे टीएमसी हो, किसी का भी हो, आप उसको उजागर कीजिए, उसको फालतू मत फंसाइए। और तो दूसरी बात कहां कर रहे हैं आप? कहां जेपीसी बना रहे हैं? आप बताइए, आप मुझे बताइए। 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं लोकसभा के अंदर। जब जेपीसी गठित होगी तो सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं के आएंगे, राज्यसभा में भी उनके हैं। तो डर क्यों रहे हो? जब बहुमत आपका होगा तो फिर डर क्यों रहे हो जेपीसी से? आप जेपीसी गई ना। दूसरा विजन बता देता हूं, दूसरा विजन भ्रष्टाचार जिनको 27 करोड़ लोगों को इन्होंने वापस गरीबी रेखा के अंदर ढकेला है। हम गरीबी मुक्त भारत की मांग करते हैं, और गरीबी मुक्त भारत आम आदमी, गरीब आदमी के लिए हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। इस युग में कांग्रेस अब आप मुझसे मुद्दे की बात कर रहे थे तो मैंने 2 मुद्दे बता दिए। आप विपक्ष की बात करेंगे तो आप आज की तिरंगा यात्रा देख लीजिए। अगर आपको विपक्ष एकजुट नजर नहीं आए, आप कल की देख लीजिए, आप परसों की देख लीजिए। आप विपक्ष एकजुट है और इसी से घबराए हुए हैं, इसीलिए मोडानी का नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। आप नाम लीजिए, जवाब दीजिए अडानी के मुद्दे पे। आपके चैनल के माध्यम से मेरे निमिषा जी से चैलेंज है, अगर ये अडानी के मुद्दे पे एक बात बोल जाए, क्योंकि इनको आगे से आदेश है भैया अडानी के मुद्दे पे बोलना नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे से। निमिषा जी, चैलेंज एक्सेप्टेड है या नहीं? बिल्कुल एक्सेप्टेड है। आप इस विषय पर डिबेट रखिए, मैं जरूर रहूंगी। आज आपका विषय है, आज कांग्रेस के प्रतिनिधि को फिर घुमा दिया। मैं बोल रहा हूं, अभी बोल दीजिए ना, आपका विषय बोलिए ना। अरे बोलिए यहाँ पर जिस विषय पे चल रहा है, चैलेंज का नहीं बोला। देखिए ये कैसा आदेश है, देखिए अडानी के मुद्दे पे बोलना नहीं है, जबान चुप रखनी है। बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर डंका बजा करके मुखिया से लेकर मुखिया पुत्र तक। अरे इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, जेपीसी बनाइए ना, हम यही तो कह रहे हैं कि जेपीसी बनाइए। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि जेपीसी बनाइए, सबकी जांच कराइए ना। अडानी जी के नाम क्यों नहीं बना रहे? देखिए, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत, आदेश मिले अडानी के मुद्दे पे बोलना नहीं है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले भारत पर एक अकेला सब पर भारी अडानी, देखिए एक अकेला सब पर भारी, 130 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अति आत्मविश्वास में कार्यकर्ता नहीं आए। क्या राजस्थान में अभी जिस तरह की स्थिति है, निमिषा जी, पूरी पार्टी में भारी है, पूरे 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भारी है, पूरी राज्यसभा में भारी है, एक अकेला अडानी सब पर भारी। एक सेकंड सवाल पूछने दीजिए निमिषा जी, ये क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अति आत्मविश्वास में कार्यकर्ता को नहीं आना है, क्या राजस्थान में इस तरह की अभी तक की स्थिति दिखी कि वहां पर जो गुटबाजी हुई या जो तरह स्थिति बनी उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े और शायद विधानसभाओं को वो साध रहे हैं इसके द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से एक परिवार है। परिवार के साथ हम माँ भारती की सेवा के लिए शरीर का कण कण हर पल का समय देने के साथ अर्पित हैं। और राजस्थान के अंदर हम एकजुटता से ये कुशासन करने वाली भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए कृत संकल्प है। क्या 2024 का विजन लेकर बीजेपी चल रही है या 2047 का विकास विजन? इंटरप्ट की बना, मुझे 1 मिनट बोलने का अवसर दीजिए मात्र। बताएं। देखिए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की कुशासन में
इनके भ्रष्टाचारों का प्रमाण विधानसभा में इनके विधायक देते हैं, इनके मंत्रीगण देते हैं, जिनका नाम गिनाने बैठूंगी तो शायद समय कम पड़ जाएगा। तो ये कांग्रेस जो है आईना देख करके नहीं आती है और अति विश्वास के साथ झूठ बोलना टीवी डिबेट के अंदर। और आप सुनिए, कोई कमी है तो उस कमी को उजागर किया जाए। कमी नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, बजरी से लेकर के पेपर लीक माफिया, पेपर लीक से लेकर के चोरी के साथ में। आप देखिए कांग्रेस ने मात्र आज एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लीजिए, और जब आंकड़े इनसे पूछते हैं आज महिलाओं की और स्थितियां आदि आबादी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सुदृढ़ हुई है। यहाँ पर एनसीआरबी के आंकड़ों से प्रमाण मांगते हैं तो इनके मंत्री बोलते हैं ये प्रदेश तो मर्दों का प्रदेश है। तो ऐसी राजस्थान की त्रस्त जनता कांग्रेस को हटाने के लिए कृत संकल्पित है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद पर आधारित राजनीतिक पार्टियों को एक लोकतांत्रिक देश में पुनः बीजेपी चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह विजन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का भाग बनने के लिए। लेकिन जब वंशवाद पर लेकर या विपक्ष पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर साधते हैं एक निशाना, तो क्या विपक्ष के लिए अब वक्त आ गया है कि एक विजन खड़ा करे और मजबूती से सामने आए और 2024 के लिए अपनी कमर कस ले। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। नफरत से भरे हुए लोग अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। राम काज किदे बिनु मोही कहां विश्राम।